नमस्कार। मध्य पूर्व और विश्व की वर्तमान भू राजनीतिक घटनाओं पर आधारित इस विशेष और गहन विश्लेषण में सभी सुनने वालों का स्वागत है। जी, स्वागत है। आज का ये प्रसारण एक प्रोफेशनल समाचार कक्ष की गरिमा और गंभीरता के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घट रही घटनाओं का तथ्यों के आधार पर अत्यंत शांत और निष्पक्ष तरीके से आकलन किया जाए। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले ये सूचित करना आवश्यक है कि इस प्रसारण का प्रायोजक प्रोवेव एआई है जी। और ये संपूर्ण गहन रिपोर्ट स्टाइलो न्यूज द्वारा जनरेट की गई है, जो कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई संचालित एक अत्यंत उन्नत समाचार एप्लीकेशन है। इस विश्लेषण की शुरुआत में ही स्टाइलो न्यूज की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कर देना प्रासंगिक होगा। सही कहा। देखिए, ये एप्लीकेशन मूल रूप से स्टाइलो इंटेल ऑप्स सॉफ्टवेयर का कंज्यूमर वर्जन है, यानी इसे आम जनता के लिए तैयार किया गया है, जो कि शुरुआत में केवल विशिष्ट लोगों के लिए था। जी। शुरुआत में इस जटिल तकनीक को विशेष रूप से केवल सरकारी खुफिया एजेंसियों, उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष निर्णय लेने वालों के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन अब ये विशिष्ट और शक्तिशाली टूल व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल। इसका सीधा अर्थ ये है कि वैश्विक स्तर के कूटनीतिक और रणनीतिक निर्णय लेने वालों को मिलने वाली सटीक, विश्लेषणात्मक और बिना किसी पूर्वाग्रह वाली जानकारी तक अब हर नागरिक की सीधी पहुंच हो सकती है। तो आज के इस कार्यक्रम का विवरण कुछ इस प्रकार है। आज दिनांक 23 फरवरी 2026 है। हमारे वर्तमान विश्लेषण का मुख्य भौगोलिक क्षेत्र मध्य पूर्व है। और आज की इस गहन कूटनीतिक रिपोर्ट का शीर्षक है 47 राष्ट्र, $17 बिलियन, एक सवाल, क्या गाजा को स्थिर किया जा सकता है? जी। आज का मुख्य लक्ष्य पिछले 2 हफ्तों के दौरान गाजा, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हुए घटनाक्रमों के पैटर्न, विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों और भविष्य की कूटनीतिक संभावनाओं का एक पूर्णतः निष्पक्ष विश्लेषण है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह प्रसारण किसी भी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन प्रमुख निर्णय लेने वालों की रणनीतियों, उनके आधिकारिक बयानों और उसके पीछे के तर्कों का गहराई से अध्ययन किया जाएगा, जो इस समय मध्य पूर्व की दिशा तय कर रहे हैं। बिना कोई डर या सनसनी पैदा किए केवल जमीनी हकीकत को सामने रखा जाएगा। तो इस विश्लेषण की शुरुआत जमीनी हकीकत के साथ ही करते हैं। जी, ये आवश्यक है। अक्टूबर 2025 में एक बहुप्रतीक्षित युद्ध विराम लागू किया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति ये दर्शाती है कि वो युद्ध विराम अब बेहद नाजुक मोड़ पर है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई आधिकारिक रिपोर्टों पर गौर करें तो हमास द्वारा अब तक 1600 से अधिक बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा चुका है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक के मानवीय आंकड़े अत्यंत गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 72,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है जी, और 1,71,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अतिरिक्त इजरायली ड्रोन हमलों और लक्षित सैन्य अभियानों में भी लगातार लोगों की मृत्यु की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ रही हैं। यदि इन आंकड़ों को नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इजरायली सरकार का वर्तमान रुख किसी भी प्रकार के समझौते से परे बेहद सख्त है। इजराइल के कैबिनेट सचिव योसी फुच और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स के बयानों से यह स्पष्ट होता है। बिल्कुल। उन्होंने आधिकारिक तौर पर हमास को पूरी तरह से हथियार डालने के लिए 60 दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। 60 दिन का अल्टीमेटम? जी। उनका स्पष्ट बयान है कि जब तक हमास का पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण नहीं हो जाता और गाजा पट्टी का विसैन्यकरण सुनिश्चित नहीं होता, तब तक पुनर्निर्माण की कोई भी प्रक्रिया या अंतर्राष्ट्रीय निवेश शुरू नहीं होने दिया जाएगा। नीतिगत स्तर पर इजराइल की सरकार इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अनिवार्य शर्त मानती है, जिस पर कोई बातचीत संभव नहीं है। लेकिन इस अल्टीमेटम के जवाब में हमास की प्रतिक्रिया भी उतनी ही कठोर रही है। जी, हमास के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने हथियार डालने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका तर्क है कि उनका सैन्य ढांचा ही उनकी शक्ति और फिलिस्तीनी प्रतिरोध का अंतिम साधन है। उनका ये भी कहना है कि किसी भी प्रकार की शांति वार्ता से पहले इजराइल द्वारा गाजा पर लगाई गई वर्षों पुरानी नाकाबंदी को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए, बिना किसी शर्त के। बिल्कुल, बिना किसी शर्त के। और इन दोनों परस्पर विरोधी रुख का सीधा और सबसे विनाशकारी असर वहां की स्थानीय नागरिक आबादी पर पड़ रहा है। गाजा में मानवीय संकट अब एक भयावह रूप ले चुका है। उदाहरण के लिए दक्षिणी गाजा में मिस्र से लगी राफा बॉर्डर क्रॉसिंग को हाल ही में केवल 2 दिनों के लिए खोला गया था। जी,
और इस दौरान बमुश्किल 17 गंभीर रूप से बीमार मरीजों और उनके 27 तीमारदारों को चिकित्सा के लिए बाहर निकाला जा सका। लेकिन सुरक्षा चिंताओं और कूटनीतिक समन्वय की कमी का हवाला देते हुए इस सीमा को फिर से अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। स्थानीय स्तर पर काम कर रहे मानवीय और चिकित्सा संगठनों की स्थिति इस संकट की गहराई को और स्पष्ट रूप से बयां करती है। जैसे कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी MSF की स्थिति। बिल्कुल। इस प्रमुख और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था को हाल ही में खान यूनिस के नासिर अस्पताल से अपनी सभी चिकित्सा सेवाएं रोकनी पड़ी। इसका कारण अस्पताल परिसर और उसके आसपास विभिन्न सशस्त्र गुटों की बढ़ती मौजूदगी बताया गया। जब अस्पताल जैसे संरक्षित क्षेत्र भी सैन्य गतिविधियों का केंद्र बन जाते हैं तो मानवीय सहायता पहुंचाना लगभग असंभव हो जाता है। आम नागरिक इस समय निरंतर सैन्य अभियानों और राजनीतिक गतिरोध के बीच पूरी तरह से फंसे हुए हैं, जहां पीने का साफ पानी, भोजन, आपातकालीन चिकित्सा और सुरक्षित आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों की भारी कमी है। जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हुए अब इस स्थिति के एक नए पर्दे के पीछे चल रहे रणनीतिक पहलू का विश्लेषण करना आवश्यक है। जी, कई खुफिया और विश्लेषणात्मक स्रोतों से ये जानकारी सामने आ रही है कि गाजा के भीतर एक जटिल छद्म युद्ध, जिसे अंग्रेजी में प्रॉक्सी वॉरफेयर कहते हैं, आकार ले रहा है। सुनने वालों की स्पष्टता के लिए बता दें कि छद्म युद्ध वो स्थिति होती है जहां कोई देश सीधे युद्ध लड़ने के बजाय स्थानीय गुटों को हथियार देकर अपने हित साधता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल कथित तौर पर गाजा के भीतर मौजूद उन अन्य फिलिस्तीनी मिलिशिया गुटों और शक्तिशाली कबीलों को गुपचुप तरीके से समर्थन दे रहा है, जो वैचारिक या राजनीतिक रूप से हमास के विरोधी हैं। बिल्कुल। और इस समर्थन में केवल कूटनीतिक मदद ही नहीं है। जी नहीं, इसमें आग्नेयास्त्र, गोला बारूद, चिकित्सा उपचार, निगरानी करने वाले ड्रोन, वाहन, ईंधन और यहाँ तक कि सिगरेट जैसी दैनिक उपयोग की रसद मुहैया कराना भी शामिल है। इसका सामरिक उद्देश्य हमास के वर्चस्व को अंदर से कमजोर करना और गाजा के भीतर ही एक आंतरिक शक्ति संघर्ष पैदा करना प्रतीत होता है, ताकि इजरायली सेना का बोझ कम हो सके। इसी रणनीति के तहत गाजा में एक अघोषित येलो लाइन बन गई है। येलो लाइन सैन्य शब्दावली में यह एक ऐसी परिचालन सीमा या बफर जोन होता है जहां इन छद्म गुटों को इजरायली सेना के हस्तक्षेप के बिना अपने तरीके से काम करने की छूट दी गई है। कूटनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस रणनीति का विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके परिणाम अक्सर अप्रत्याशित होते हैं। किसी भी संघर्षग्रस्त क्षेत्र में प्रतिद्वंदी मिलिशिया गुटों को हथियारबंद करने की रणनीति हमेशा उच्च जोखिम वाली होती है। यदि हम पीछे मुड़कर 1990 के दशक में लेबनान के ऐतिहासिक उदाहरण का बारीकी से अध्ययन करें तो स्थिति अधिक स्पष्ट होती है। उस समय इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में PLO और हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए साउथ लेबनान आर्मी नामक एक स्थानीय ईसाई मिलिशिया को भारी मात्रा में हथियार और धन दिया था। लेकिन इतिहास गवाह है कि बाहरी समर्थन से खड़े किए गए ऐसे सशस्त्र गुट भविष्य में अक्सर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। समय के साथ इन गुटों के अपने राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे बन जाते हैं। लेबनान में अंततः वो रणनीति विफल रही और हिजबुल्लाह जैसी ताकतें और अधिक मजबूत होकर उभरी। गाजा में इस येलो लाइन के आसपास काम कर रहे ये नए हथियारबंद समूह, चाहे वो आज हमास के खिलाफ हों, वे भविष्य में किसी भी नई सरकार या शांति रक्षक दल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। ये एक ऐसा जोखिम है जहां हथियार देने वाले का नियंत्रण अंततः खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और इस आंतरिक कूटनीति के साथ साथ व्यापक सामरिक गठबंधनों की बात करें तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। मध्य पूर्व में ईरान के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए इजरायल अपनी विदेश नीति को तेजी से नया रूप दे रहा है। वो सोमालीलैंड जैसे नए सहयोगियों के साथ साथ अजरबैजान, ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ अपनी सामरिक भागीदारी बढ़ा रहा है। अजरबैजान के साथ गठबंधन विशेष रूप से अहम है। जी, क्योंकि अजरबैजान की सीधी सीमा ईरान से लगती है, जो इजराइल को एक महत्वपूर्ण खुफिया बढ़त प्रदान करता है। वहीं क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। सीरिया में बशर अल असद की केंद्रीय सरकार और उत्तर पूर्वी कुर्द बलों के बीच हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते ने दशकों पुराने कुर्द अलगाववाद को कागज पर तो समाप्त कर दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर सत्ता की साझेदारी को लेकर भारी स्थानीय तनाव पैदा कर दिया है। इसके समानांतर दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पार से गोलीबारी लगातार जारी है, जो इस पूरे क्षेत्र को अस्थिर बनाती है। ये सभी क्षेत्रीय घटनाक्रम अलग थलग नहीं है।
इसी जटिल और तनावपूर्ण पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक पहल सामने आई है। जी, 19 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन डीसी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में बोर्ड ऑफ पीस नामक एक ऐतिहासिक और पहली बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय पहल का घोषित उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना और वहां के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण को निर्देशित करना है। इस बोर्ड ऑफ पीस सम्मेलन के आंकड़े विस्तार से समझने योग्य हैं। इस सम्मेलन में लगभग 47 से 48 देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस बैठक का सबसे बड़ा निर्णय गाजा के पुनर्निर्माण के लिए कुल $17 बिलियन की एक विशाल राशि की घोषणा करना था। $17 बिलियन। और इस राशि में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी पूरे $10 बिलियन अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जा रहा है। इस योजना का एक प्रमुख हिस्सा गाजा में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी ISF का गठन करना है। यह निर्णय लिया गया है कि इस बहुराष्ट्रीय सैन्य बल में इंडोनेशिया डिप्टी कमांडर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया शांति स्थापना के इस मिशन के लिए अपने 8,000 प्रशिक्षित सैनिकों को गाजा की जमीन पर भेजने की तैयारी कर रहा है। किसी विदेशी सेना की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती इस क्षेत्र के लिए एक अभूतपूर्व कदम है। सैन्य तैनाती के साथ साथ अमेरिका ने नागरिक प्रशासन के लिए एक विस्तृत 20 सूत्रीय योजना भी पेश की है। इस योजना का सबसे चर्चित हिस्सा गाजा पर शासन करने के लिए एक टेक्नोक्रेटिक समिति का प्रस्ताव है। आम भाषा में टेक्नोक्रेटिक समिति का अर्थ है एक ऐसी सरकार या प्रशासन जो राजनेताओं द्वारा नहीं बल्कि विशेषज्ञों द्वारा चलाया जाए, जैसे इंजीनियर, अर्थशास्त्री, डॉक्टर और शिक्षाविद। इसका उद्देश्य ये है कि जब तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण में आवश्यक भ्रष्टाचार विरोधी सुधार नहीं हो जाते, तब तक गाजा में नागरिक सेवाएं बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के सुचारू रूप से चल सकें। इसके अतिरिक्त इस 20 सूत्रीय योजना में भारी आर्थिक निवेश शामिल है। जी, इसमें संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के सहयोग से दक्षिणी गाजा में एक अस्थायी लेकिन लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट का निर्माण भी प्रस्तावित है। ये निर्माण वर्तमान में इजरायली सेना के नियंत्रण वाले सुरक्षित क्षेत्र में किया जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के कारण विस्थापित हुए लाखों नागरिकों को आधुनिक सुविधाओं वाला आश्रय प्रदान करना है। ये योजना सुनने में जितनी व्यापक लगती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे लेकर उतना ही गहरा कूटनीतिक विभाजन भी देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया इस अमेरिकी नेतृत्व वाली योजना पर एकमत बिल्कुल नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको और वेटिकन जैसे प्रमुख पश्चिमी राष्ट्रों ने इस बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में पूरी तरह से भाग लेने से परहेज किया है। इन देशों ने या तो केवल निचले स्तर के पर्यवेक्षक भेजे या फिर आमंत्रण को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। वेटिकन के विदेश मंत्री ने स्पष्ट आपत्तियां दर्ज की हैं। वेटिकन और कई अन्य राष्ट्रों का यह सैद्धांतिक मानना है कि इस तरह के बड़े संकटों का समाधान किसी एक महाशक्ति के नेतृत्व वाले गठबंधन के बजाय सीधे संयुक्त राष्ट्र के स्थापित ढांचे के माध्यम से होना चाहिए। ये कूटनीतिक बहिष्कार वैश्विक व्यवस्था में एक बहुत बड़े वैचारिक टकराव का संकेत है। यूरोपीय देशों और वेटिकन की यह अनुपस्थिति स्पष्ट करती है कि वे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को दरकिनार किए जाने से बेहद चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह के समानांतर गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्थापित प्रक्रियाओं को कमजोर करते हैं। इसके अतिरिक्त इस पूरे सम्मेलन में किसी भी आधिकारिक फिलिस्तीनी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति ने इसकी वैधता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदाहरण के तौर पर मेक्सिको ने स्पष्ट रूप से इसी कारण का हवाला देते हुए भाग लेने से मना किया कि बिना फिलिस्तीनी नेतृत्व की भागीदारी के गाजा के भविष्य का कोई भी निर्णय थोपा हुआ माना जाएगा और वो जमीनी स्तर पर कभी सफल नहीं हो सकेगा। इन कूटनीतिक प्रयासों के समानांतर ईरान का प्रभाव और वैश्विक भू राजनीति भी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। 11 फरवरी को वॉशिंगटन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक अहम रणनीतिक मुलाकात हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैठक में इजरायल ने अमेरिका पर यह सुनिश्चित करने के लिए भारी दबाव बनाया है कि ईरान के साथ होने वाला कोई भी नया परमाणु समझौता तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक उसमें 2 प्रमुख शर्तें शामिल न हो। पहला, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध, और दूसरा, हमास या हिजबुल्लाह जैसे छद्म गुटों को मिलने वाले ईरानी वित्त पोषण पर रोक। इजरायल का तर्क है कि केवल परमाणु बम रोकना काफी नहीं है, क्योंकि ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलें और क्षेत्रीय मिलिशिया आज भी इजरायल के लिए सीधा खतरा हैं। इस कूटनीतिक गतिरोध को
अमेरिका की वर्तमान सैन्य तैयारियों के संदर्भ में देखना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपना सबसे बड़ा और अत्याधुनिक परमाणु संचालित विमान वाहक पोत USS जेरल्ड आर फोर्ड तैनात कर दिया है। 1 लाख टन से अधिक वजन वाला ये युद्धपोत एक तैरता हुआ सैन्य अड्डा है। इसकी तैनाती ईरान और उसके सहयोगियों के लिए सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है। एक तरफ जहां ये प्रदर्शन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का एक नया दौर भी चल रहा है। ये दबाव और कूटनीति की एक साथ चलने वाली रणनीति है। इसी तनाव के बीच पश्चिमी देशों के कुछ प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बयान स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री मैनुअल वाल्स जैसे नेता सार्वजनिक रूप से वकालत कर रहे हैं कि मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए सैन्य विकल्प हर हाल में खुले रखे जाने चाहिए। उनका ये दृढ़ विश्वास है कि केवल संधियां काफी नहीं है। ईरानी शासन के आक्रामकता को रोकने के लिए आवश्यकता पड़ने पर शासन परिवर्तन की दिशा में सोचना ही लंबी अवधि की शांति ला सकता है। इस बहुआयामी परिदृश्य को समझने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि आम जनमानस की भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वैश्विक थिंक टैंक्स की रिपोर्टों का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो जनभावनाएं स्पष्ट रूप से दो विपरीत विचारधाराओं में बटी हुई हैं। पहला वर्ग वो है जो मानवाधिकारों की रक्षा, नागरिक हताहतों पर तत्काल रोक और शांति प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का पुरजोर समर्थन कर रहा है। ये वर्ग इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों का आलोचक है और मानता है कि बल प्रयोग से शांति नहीं आ सकती। वहीं दूसरी ओर एक उतना ही प्रभावशाली वर्ग है जो इस मुद्दे को विशुद्ध रूप से आतंकवाद विरोध के चश्मे से देखता है। यह वर्ग इजरायल की वैध सुरक्षा चिंताओं और गाजा के पूर्ण विसैन्यीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ये वर्ग वॉशिंगटन में घोषित $17 बिलियन के फंड और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती को व्यावहारिक कदम मानता है। उनका तर्क है कि जब तक हमास का सैन्य ढांचा नष्ट नहीं होता, तब तक नागरिक बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण संभव नहीं है। इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आगे क्या होने की संभावना है। भविष्य की रूपरेखा को समझने के लिए कुछ प्रमुख घटनाओं पर निगरानी रखना आवश्यक होगा। सबसे पहला बिंदु है इजरायल द्वारा दिए गए 60 दिन के अल्टीमेटम की समय सीमा का समाप्त होना। यदि हमास हथियार डालने से इनकार करता है तो क्या इजराइल अपने सैन्य अभियानों को तेज कर देगा? यह एक ऐसा सवाल है जो पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा तय करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है बोर्ड ऑफ पीस के तहत इंडोनेशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की जमीनी तैनाती। जब इंडोनेशिया के 8000 सैनिक गाजा की जमीन पर उतरेंगे तो क्या उनका सामना सीधे तौर पर हमास के लड़ाकों से होगा? और क्या स्थानीय आबादी इस विदेशी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार करेगी? ये देखना बाकी है। और निगरानी के लिए तीसरा प्रमुख क्षेत्र है मानवता सहायता का प्रवाह। दक्षिणी गाजा में राफा क्रॉसिंग को खोलने के लिए दबाव बढ़ रहा है। साथ ही UAE द्वारा प्रस्तावित लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की भी परीक्षा होनी है। इन सभी घटनाक्रमों का वास्तविक परिणाम ही इस संघर्ष की दिशा तय करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के इस गहन विश्लेषण को आज यहीं विराम दिया जाता है। इस प्रसारण में तथ्यों के आधार पर मध्य पूर्व की वर्तमान स्थिति का एक निष्पक्ष खाका खींचने का प्रयास किया गया है। अब इस समाचार कक्ष की औपचारिकता से बाहर आते हुए ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये संपूर्ण जानकारी स्टाइलो न्यूज के उन्नत AI सिस्टम के माध्यम से संकलित की गई है। स्टाइलो न्यूज केवल एक साधारण समाचार एग्रीगेटर नहीं है। यह एक उच्च श्रेणी का एप्लीकेशन है जो डेटा के महासागर को प्रोसेस करता है। इसके माध्यम से कोई भी उपयोगकर्ता दुनिया भर के सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रियल टाइम डेटा प्राप्त कर सकता है। यह ऐप अपने उपयोगकर्ताओं को कस्टमाइज्ड इंटेलिजेंस शैली की संक्षिप्त न्यूज़ ब्रीफिंग प्रदान करता है। जानकारी से लैस होना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मांग पर AI संचालित समाचारों के लिए आज ही www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब किया जा सकता है। ये टूल दुनिया भर की जटिल घटनाओं को समझने में एक बेहतरीन साधन साबित हो सकता है। खैर, आज की इस बेहद भारी और सूचनाओं से भरी चर्चा में अंत तक साथ बने रहने के लिए सभी सुनने वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और युद्ध के दांव पेचों को समझना आसान नहीं होता, लेकिन उम्मीद है कि इस चर्चा से पूरी तस्वीर थोड़ी साफ जरूर हुई होगी। निश्चित रूप से
और हमेशा ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आगे किन विषयों पर चर्चा की जाए। अगर कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा या वैश्विक घटना है जिसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, तो कृपया अपने सुझाव जरूर भेजें। और हाँ, नए अपडेट से जुड़े रहने के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। इस प्रसारण को समाप्त करने से पहले हम एक ऐसा कूटनीतिक विचार छोड़ना चाहेंगे जो स्थिति की जटिलता को सोचने पर मजबूर कर देगा। जी बिल्कुल। आज के विश्लेषण के बाद सोचने वाली बात यह है कि जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब शांति स्थापना के उद्देश्य से इंडोनेशिया के 8,000 सैनिक गाजा की सड़कों पर उतरेंगे, और मान लीजिए उस संवेदनशील माहौल में उनका आमना सामना उन्हीं स्थानीय हमास विरोधी मिलिशिया गुटों से हो जाता है जिन्हें इजराइल गुपचुप तरीके से हथियार मुहैया करा रहा है। तो नियंत्रण की ये नई लड़ाई जमीनी स्तर पर क्या अप्रत्याशित संकट पैदा कर सकती है? क्या शांति स्थापित करने गए सैनिक अनजाने में एक नए प्रॉक्सी युद्ध का हिस्सा बन जाएंगे? ये एक ऐसा जटिल सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। तब तक के लिए विश्व की घटनाओं पर नजर बनाए रखें, सीखते रहें और सुरक्षित रहें। सभी का धन्यवाद।